आज पॉसिबिलिज्म की, संभववाद की, हमने पिछले लेक्चर में पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात की थी और हमने इस चीज को देखा कि कैसे पूरे जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का, उसके अंदर हम देखते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जो परिपाटी लगातार हमें दिखाई देती है। हालांकि ये एक पैराडाइम की शेप या चिंतन फलक का आकार लेता है रेडजेल के काम के साथ। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन और आगे बढ़ता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हमें स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बात उभर के आती है कि मनुष्य जो है वो केवल और केवल प्रतिक्रियावादी, केवल और केवल रिएक्शन देने वाला नहीं हो सकता। मनुष्य भी अपार शक्तिशाली है और ये अपने आसपास के जो वातावरण है उसके अंदर परिवर्तन लाने में कुछ सीमा तक सक्षम है। तो इस तरह से वो जो पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा है उस पर कुठाराघात होता है और उसकी आलोचना, उसके क्रिटिक के रूप में फ्रेंच स्कूल से पॉसिबिलिज्म, जिसको हम संभववाद कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संभववाद के अंदर जो कुछ अंतर्निहित बातें हैं उन पर हमें ध्यान देना होगा कि क्योंकि आगे जाकर हमें संभववाद और नव निश्चयवाद के अंदर डिफरेंस भी करना है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि संभववाद की जो विचारधारा है, जो पॉसिबिलिज्म की विचारधारा है, जब ये आगे जाके एक्सट्रीम होने लगती है तो ये कल्चरल डिटर्मिनिज्म का रूप ले लेती है। और वहां पर एक जैसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक एक्सट्रीम स्टैंड पर हमें खड़ा मिलता है, ठीक उसी तरह ऑपोजिट एंड पर हमें कल्चरल डिटर्मिनिज्म अर्थात सांस्कृतिक निश्चयवाद खड़ा मिलता है, जिसमें ये माना जाता है कि मनुष्य जो है वो अपार शक्तिशाली है और मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को आकार देता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से ये दो जो एंड्स, अपोजिट एंड्स हैं, ठीक है, और फिर उसमें जो शुरुआती संभववाद है वो किस तरह से क्रिटिकल डिटर्मिनिज्म से क्रिटिकल डिटर्मिनिज्म में कल्चरल डिटर्मिनिज्म से थोड़ा थोड़ा सा डिफर करता है। जब हम पॉसिबिलिज्म की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट टुक प्लेस ऑफ डिटर्मिनिज्म इन 1920s। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें डिटर्मिनिज्म से एक शिफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम चिंतन फलक में बदलाव के रूप में देखते हैं। और हमने जब पैराडाइम का कॉन्सेप्ट समझा था तो हमने एक बात को बहुत अच्छे से किया था कि पैराडाइम के साथ में थियोरेटिकल कंसेप्शंस बदलते हैं, फिलोसॉफिकल कंसेप्शंस बदलते हैं, मेथोडोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम है, जिस धारा से हम विषय वस्तु को समझते आ रहे हैं, उसको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चुनौती मिलती है। और उस चुनौती का कारण ये होता है कि बहुत सारे ऐसे अपवाद खड़े हो जाते हैं जिनको एक्सप्लेन करने में, जिनको समझाने में जो पहले से स्थापित चिंतन फलक है, पैराडाइम है, वो सक्षम नहीं हो पाता। और फिर एक ऑल्टरनेट के रूप में जब उसके एक्सप्लेनेशंस हमें दूसरे विधि तंत्र के साथ, दूसरे दर्शन के साथ प्राप्त होते हैं, तो फिर वो पैराडाइम जो है वो पहले वाले पैराडाइम को सुपरसीड कर जाता है और पहले वाला जो पैराडाइम होता है वो छायांकित हो जाता है और उसकी जगह नया पैराडाइम स्थान ले लेता है। ठीक यही हमें देखने को मिला 1920 के दशक में, जब पर्यावरणीय निश्चयवाद का चिंतन फलक है वो छायांकित कर दिया जाता है संभववाद के चिंतन फलक के द्वारा। इसमें कल्चरल हेरिटेज एटलीस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल एनवायरनमेंट इन अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब ये जो है ना कल्चरल हेरिटेज एटलीस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल एनवायरनमेंट, ये एक सॉफ्ट टोन है पॉसिबिलिज्म की। और जब ये रिवोल्यूशन स्ट्रांग होता है
तो फिर बात आ जाती है कल्चरल हेरिटेज इज अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। तब हम कहते हैं कि ये कल्चरल डिटर्मिनिज्म की बात है। ठीक है, यहाँ पर ये बात आती है कि जो कल्चरल हेरिटेज है, जो जो हमारा जो सांस्कृतिक उत्थान की अवस्था है, हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है, अर्थात हमारी जो संस्कृति है, हमारी वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो भी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। फिर है बिलीव पीपल आर द प्राइमरी आर्किटेक्ट्स ऑफ कल्चर। और यहां पर वो टोटली इस चीज का विरोध करते हैं जो पर्यावरणीय निश्चयवादी कहते हैं कि मनुष्य की संस्कृति भी प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबलिस्ट इस बात को स्ट्रांगली रखते हैं कि पीपल आर द प्राइमरी आर्किटेक्ट्स ऑफ कल्चर। लोग ही हैं जो संस्कृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें साफ साफ एक शिफ्ट दिखाई देता है। Approach that has grown to be more favorable in modern geography as opposed to environmental determinism। और धीरे धीरे आधुनिक भूगोल में ये उपागम, ये पैराडाइम जो है, उसके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है। और आप समझ सकते हैं कि हम 1920s की बात कर रहे हैं, जब तक हमने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी बहुत हद तक उसके फ्रूट्स अचीव कर लिए थे, और वेस्टर्न यूरोप में स्पेशली, और इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका लिटिल बिट, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसको भी काफी हद तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फिर है कल्चर्स वे ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस पीपल मेक अमंग द पॉसिबिलिटीज दैट आर ऑफर्ड बाय द एनवायरनमेंट। ये ध्यान रखना, ये की स्टेटमेंट है पॉसिबिलिज्म का। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई जो भौतिक पर्यावरण है वो हमारे सामने बहुत सारे अवसर रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक पर्यावरण कुछ हद तक कुछ सीमाएं भी रखता है, ठीक है, जिनके अंदर हमें काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती है ना। यदि आपको कल का डायग्राम याद हो तो हमने लिमिट्स की बात की थी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, है ना। उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी संभावनाएं भी है जो भौतिक पर्यावरण के द्वारा दी गई। और यहाँ जो इसका दूसरा पक्ष है वो ये है कि जो मनुष्य हैं उनके पास में चॉइसेस है, उनके पास में छांट की स्वतंत्रता है। तो ये जो छांट की स्वतंत्रता है, ठीक है, freedom to choose any this one of the option which are available, one or even more than one options which are available, जो opportunities available हैं उनमें से मनुष्य को छांट की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस की बात होती है, ठीक है, ये कहीं भी देखने को नहीं मिलती एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। क्योंकि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में तो ये देखा जाता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिक्टेट करता है। ठीक है, जो प्राकृतिक वातावरण है वो थोपता है, और उसी जो अवसर उसके द्वारा थोपा जाता है, मनुष्य के पास में उसमें कोई छांट की स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत की स्टेटमेंट है पॉसिबिलिज्म के लिए। ह्यूमंस कैन चेंज द एनवायरनमेंट। ये धीरे धीरे क्या होता है कि पॉसिबिलिज्म कल्चरल डिटर्मिनिज्म की तरफ जाता है। ठीक है, तो वहां बात आती है कि भाई ह्यूमंस कैन चेंज द एनवायरनमेंट। मनुष्य जो है वो अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं, उसमें अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट हाउ वी लिव, बट इट जस्ट क्रिएट्स पॉसिबिलिटीज ऑफ हाउ पीपल विल डील विद दैट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर स्पष्ट बात आ रही है चॉइसेस की। ठीक है, कि पर्यावरण बहुत तरह की सीमाएं प्रस्तुत करता है, उसके साथ बहुत तरह के अवसर पैदा करता है, और उन अवसरों में से इच्छित अवसर या यूं कहें छांट की स्वतंत्रता मनुष्य के पास होती है। The idea of possibilism is that anything is possible because human ingenuity can harness nature.
दैट नेचर वाज द क्ले टू बी मॉडल्ड बाय ह्यूमंस। ये देखिए धीरे धीरे कैसे एक्सट्रीमिटी आती है। आपको पता होगा स्टेटमेंट आया था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में कि मनुष्य जो है वो मोम का पुतला है और प्रकृति जो है वो उसको अपने इच्छित आकार में ढालती है। ठीक है, यहां पर पॉसिबलिस्ट जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेचर जो है वो एक एक क्ले की तरह है। ठीक है, और मनुष्य जो है वो अपनी इच्छानुसार, अपनी क्षमता और अपनी इच्छानुसार उसको आकार दे सकता है। जस्ट ऑपोजिट, रिवर्ट कर दिया उस कॉन्सेप्ट को जिसमें ये कहा गया था कि मनुष्य मोम का पुतला है और प्रकृति उसको इच्छित आकार देती है। यहाँ पर कहा कि प्रकृति जो है वो क्ले के समान है और जो मनुष्य है वो उसको इच्छित आकार दे सकता है। Possibilism says that people are the primary architects of culture and cultural landscape. ये लोग ही हैं जो मानवीय संस्कृति और सांस्कृतिक भूदृश्य बनाते हैं, इंस्टीड ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंट, ना कि प्रकृति और वातावरण। ठीक है, तो इस तरह से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक के रूप में, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक के रूप में एक वेव आती है पॉसिबिलिज्म के रूप में, और उसके साथ ही जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का पैराडाइम है वो शेडो हो जाता है और उसकी छायांकित होने के साथ साथ पॉसिबिलिज्म का जो पैराडाइम है वो स्थापित होने लगता है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि ये प्रतिक्रिया के रूप में आता है पर्यावरणीय निश्चयवाद की, और इस विरोध की प्रक्रिया में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जैसे मानव की प्रकृति पर विजय, मानव द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण, मानव को सर्वत्र चयन की सुविधा। ये तीन उनके, ये मान लीजिए कि ये पैरामाउंट स्लोगन्स हैं उनके। ठीक है, मानव की प्रकृति पर विजय, मानव द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण और मानव को सर्वत्र चयन की सुविधा अर्थात छांट की स्वतंत्रता। ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं उनका जमकर उपयोग होता है। ठीक है, और कहीं न कहीं जो संभववादी दृष्टि है, जो पॉसिबिलिस्ट अप्रोच है, उसमें प्रकृति की सत्ता को चुनौती मिलती है और मानव को सर्वशक्तिमान के रूप में स्वीकार करके मानव की सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद का चिंतन फलक है इसको चुनौती मिली और संभववाद के लिए एक ग्राउंड बना। तो उसमें नंबर 1 कि ये जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट है, जो प्राकृतिक परिवेश की सार्वभौम सत्ता को सर्वोच्च मान्यता देते हैं तथा प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, निश्चयवादी चिंतन में अतिरेकता दर्शाना जो है ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण लोगों में इसके प्रति दुराव पैदा हुआ। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम स्टैंड है और वो एक्सट्रीम स्टैंड धीरे धीरे ब्रेक होने लगा जैसे जैसे हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस देखी। विश्व के जो डेवलप्ड पॉकेट्स थे जैसे वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर हमने देखा कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ और मॉडर्न सोसाइटी जो है वो वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो जब हम मॉडर्न सोसाइटी की वे ऑफ लाइफ को देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ प्रकृति की जो सत्ता है वो धराशाही है। ठीक है, तो ये एक रीजन था जिसके कारण पर्यावरणीय निश्चयवाद को चुनौती मिलती है और संभववाद के स्थापित होने के लिए आदर्श दशाएं बनती हैं। तो इसी विकास की धारा में एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि मानव के विकसित सांस्कृतिक तत्वों को अत्यधिक महत्व देने के अनेकों सफलतापूर्वक प्रयास जो हैं उनकी धारा में काम शुरू होता है। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे पर्यावरणीय निश्चयवादी इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भाई देखिए आप क्लाइमेट कैसे लोगों के रंग रूप को निर्धारित करती है, उनके व्यवहार को निर्धारित करती है।
ऐसे उदाहरण पूरी दुनिया से उठाकर निश्चयवादी प्रस्तुत करते हैं। अब उसका ठीक विपरीत जो विकसित सांस्कृतिक तत्वों जो हमें दिखाई देते हैं चारों तरफ, उनको हम क्या करते हैं कि उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं कि किस तरह से बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मोल्ड किया। ठीक है, तो अब इसके प्रमाण में और इसके पक्ष में हमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स लगातार मिलते हैं, और जिससे संभववाद के स्थापित होने की जो दशा है वो लगातार मजबूत होती जाती है। इन प्रयासों को व्यवस्थित रूप से विकसित कर क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करने का जो काम करते हैं उसमें फैब्रे हैं जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, विदाल दी लाब्लाश हैं, फ्रेंच जोग्राफर हैं, फिर उसके बाद में जो इनके डिसाइपल हैं जीन ब्रून्स, ये जो विद्वान हैं इनके कामों से धीरे धीरे ये चिंतन धारा जो है वो एक पैराडाइम का रूप ले लेती है। आगे जाके किरचॉफ, ईसाबोमेन, कार्ल सावर जैसे अनेक ऐसे विद्वान होते हैं जो लगातार इस धारा के लिए काम करते हैं, और देखते ही देखते हम देखते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद की सत्ता जो है वो ब्रेक होने लगती है, और संभववाद की जो सत्ता है वो स्थापित होने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे फिर वो बाहर भी निकलता है, फ्रेंच स्कूल से बाहर भी निकलता है। अब हम उन विद्वानों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे जिन विद्वानों ने इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लूसियन फैब्रे की। ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन थे। मानव समाजों और उनके ऐतिहासिक विकास की अवस्थाओं को स्पष्ट करने हेतु समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति प्रस्तुत की, जिसे संभववाद की संज्ञा दी गई। एंड ही इज द मैन हु कॉइन्ड दिस टर्म पॉसिबिलिज्म। यही वो व्यक्ति है जिसने संभववाद की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। ठीक है, फेब्रे ने ही मानव के विकास को पूर्ण महत्ता देते हुए सर्वप्रथम संभववाद और संभावना जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, और फेब्रे ने इस अध्ययन के सार के रूप में स्पष्ट किया कि प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती, बल्कि यह मनुष्य के सामने अनेकों अवसर उपलब्ध कराती है जिसमें मनुष्य को चुनाव की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, जो निश्चयवादी लोग थे, निश्चयवादी लोगों के उपागम में हमें ये चीज स्पष्ट दिखाई देती है कि वे कहीं भी चुनाव या छांट की स्वतंत्रता की बात नहीं करते। उनकी दृष्टि से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जिनमें ह्यूमन सोसाइटी वहां पर एडजस्टमेंट करती है, शब्द ध्यान रखना, एडजस्टमेंट करती है, उसके सामने विकल्प नहीं हुआ करते, उसके सामने विकल्प नहीं हुआ करते। और उसी उसी अवधारणा को इसने ब्रेक किया है, और ये शुरू में लिखा है कि प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती, है ना। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास में छांट की स्वतंत्रता है ही नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस की बात होती है, यहीं से मनुष्य के सक्रिय होने की, है ना, एक एक्टिव एजेंट होने की बात सामने आती है। अतः इन्होंने मनुष्य को प्रकृति का दास मानने से इनकार करते हुए इसे एक क्रियाशील प्राणी माना, जो कि स्वेच्छापूर्ण प्रकृति प्रदत्त अवसरों में चुनाव की स्वतंत्रता रखता है। ठीक है, तो इस बात से इनकार कर दिया कि मनुष्य प्रकृति का दास, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार छांट में स्वतंत्रता दर्शाते हुए प्रकृति के साथ में अंतरक्रिया करता है। ठीक है, अब फैब्रे ने इस बात पर बल दिया कि संभववादियों के लिए प्रकृति और उसका प्रभाव नहीं, बल्कि मनुष्य के कार्य अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु है। अब यहाँ पर जो पहले चला आ रहा था, जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के साथ जो स्कॉलर्स लगे हुए थे, वो कंटिन्यूअस इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे मानवीय क्रियाएं जो है वो उत्प्रेरित और उद्दीप्त हुई है प्राकृतिक वातावरण के द्वारा दर्शाए गए निर्देशानुसार। ठीक है, अब यहाँ पर वो इस चीज को अस्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य के जो कार्य हैं वो किस प्रकार प्राकृतिक वातावरण के अंदर परिवर्तन लाते हैं। मनुष्य किस प्रकार से एक 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 स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में काम करता है,
वो किसी डिक्टेशन में काम नहीं करता, प्रकृति के द्वारा जो डिक्टेट कंडीशंस है उनमें काम नहीं करता। इस तरह के कार्यों को हमें प्रमुखता से रखना चाहिए। ये आगे जाके ये संभववादियों के काम की प्रमुख धारा बन गई थी। फेब्रे ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये कई बार पूछ लिया जाता है, इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। तो ये जो ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं इसके अंदर, जिसमें अनेकों स्थानों पर अपने इस दृष्टिकोण को प्रबलता से रखते हैं वो, कि हमें मनुष्य के कार्यों को तरजीह देनी चाहिए। ठीक है, मनुष्य की जो क्रियाशीलता है, उसकी सक्रियता है, हमें उसको महत्व देना चाहिए। फेब्रे ने यह भी लिखा कि मनुष्य एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं। और आप यहाँ देखिए कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की धारा के जो लोग हैं वो मनुष्य को पशु तुल्य और वनस्पति तुल्य बताते हैं। ठीक है, so they equate human beings just at par with other animals and vegetation, and they are saying no, we cannot equate human beings with other animals, है ना। हम जो मनुष्य हैं उनको दूसरे पशुओं के तुल्य नहीं रख सकते। ठीक है, तो उनकी जो अजम्पशन था उसको टोटली रिवर्ट कर दिया, उसको टोटली अस्वीकार करते हुए उसको बदला, और ये कहते हैं कि वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में और उसके परिवर्तनशील भौगोलिक तत्वों की अभिव्यक्तियों के संबंध ढूंढने में योगदान देता है। और ये स्टेटमेंट साफ परिलक्षित करता है कि मनुष्य जो है वो केवल और केवल अक्रिय या प्रतिक्रियावादी, इनएक्टिव और केवल रिएक्टिव नहीं, बल्कि मनुष्य जो है वो बाय नेचर प्रोएक्टिव है। ठीक है, इन्होंने माना कि कहीं भी मात्र निश्चितताएं नहीं, जैसा कि पर्यावरणीय निश्चयवादी बात करते हैं कि केवल प्रकृति डिक्टेट करती है और एक निश्चित दिशा में ही मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करना होता है। इन्होंने उस बात को अस्वीकार किया कि केवल और ओनली नेसेसिटीज आर नॉट देयर, केवल और केवल निश्चितताएं हमें देखने को नहीं मिलती है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं व्याप्त है, पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तथा मनुष्य जो है वो इन संभावनाओं का मास्टर है। जैसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट कहते हैं कि नेचर जो है वो मास्टर है ना। यहाँ पर उसका उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो मास्टर है, और इस बात को तय मनुष्य करता है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं में से कौन सी संभावनाओं के साथ और किस स्तर तक और किस प्रकार काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है, और फेब्रे जो है वो पूरा ग्राउंड तैयार कर देते हैं, और इन्हीं से प्रभावित होते हैं बाद में विदाल दी लाब्लाश, और विदाल दी लाब्लाश फिर इस धारा को आगे बढ़ाते हैं, और ज्योग्राफी में हम इस धारा को आगे बढ़ाने का जो काम विदाल दी लाप्लास करते हैं, उसके साथ ही एक नए पैराडाइम की शुरुआत देखते हैं, और वो पैराडाइम है पॉसिबिलिज्म। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे देखते हैं विदाल दी लाप्लास। बहुत विस्तारित चर्चा हमने विदाल दी लाप्लास पे की थी। विदाल दी लाप्लास एक ऐसे विद्वान थे जो बहुत हद तक वो पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो कमियां थी उनको भली भांति भांपते थे, भली भांति पहचानते थे, और किसी भी पैराडाइम के अवसान या उसके छायांकित होने के लिए ये आवश्यक है कि उस पैराडाइम के द्वारा जो सवाल या जो उस पैराडाइम के द्वारा जिन सवालों का उत्तर नहीं दिया जा सकता हो, अर्थात जहां पर एग्जिस्टिंग पैराडाइम निरुत्तर हो, जब उसका कोई ऑल्टरनेट आता है और वो जब उनके हल प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, तो उस दशा में ही फिर एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो हैं वो एक नई धारा के साथ जुड़ना शुरू होते हैं,
और उसी दशा में पैराडाइम जो है उसके शिफ्ट के लिए ग्राउंड बनता है। और ये वो विद्वान है जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जितनी भी लिमिटेशंस थी उनको बहुत अच्छी तरह से समझता है, और जब वो उनको बहुत अच्छी तरह से समझता है तो वो उन पर अटैक करते हुए एक एक ऑल्टरनेटिव पैराडाइम जो है वो प्रस्तुत करता है। और फिर उस ऑल्टरनेटिव पैराडाइम पर जब बहुत सारे स्कॉलर्स कन्विंस होने लगते हैं, और उसके साथ साथ वो जो विषय की विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जब उस पैराडाइम के साथ वो उस सब्जेक्ट मैटर को समझकर और आगे काम करने की धारा में जुट जाते हैं, तब हमें दिखाई देता है एक पैराडाइम का अवसान और दूसरे पैराडाइम का उत्थान। ठीक है, और इसी तरह से पैराडाइम शिफ्ट जो है वो स्थान लेता है। इसकी आलोचना के साथ ही इन्होंने संभववाद के चिंतन को भूगोल में प्रस्तुत किया, और इन्होंने संभववादी चिंतन के तथ्यात्मक व्याख्या कर उसमें प्राण फूंके। ठीक है, तथ्यात्मक व्याख्या से मतलब ये है कि उन्होंने एक तरफ जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम है, एनवायरमेंटल पैराडाइम जो डिटर्मिनिज्म, उसके अगेंस्ट में फैक्ट्स जो हैं वो तैयार किए और उन फैक्ट्स को रखा। दूसरी तरफ वो ये जो पॉसिबलिस्ट थॉट है उसके फेवर में वो आर्ग्यूमेंट्स तैयार करते हैं और उनको रखते हैं। इसी यही एक तरीका है, यही एक 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 मॉडल है जिसके द्वारा आप ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स को एक नई धारा के लिए कन्विंस कर सकते हैं। लाब्लाश के संभववादी चिंतन में व्यवहारिकता का पक्ष परिलक्षित होता है। काफी हद तक ऐसा लगता है कि ये चिंतन जो है ये धरातल से जुड़ा हुआ चिंतन है। ठीक है, अपने संभववादी चिंतन फलक के अनुरूप लाब्लाश का ये मानना था कि प्रकृति सीमा स्थापित करती है। ठीक है, देर आर लिमिट्स, यू नो, देर आर लिमिट्स। एनवायरमेंट जो है वो कुछ सीमाएं जरूर प्रस्तुत करता है मानव के सामने। ठीक है, मानव आवास के लिए कई संभावनाएं उपस्थित करती है। जो फैब्रे जो बात कह रहा है वो की वो बात यहाँ आ रही है। एक तरफ प्रकृति लिमिट्स स्थापित कर रही है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्रकृति अनेक संभावनाएं भी उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, जैसे कोई भी एक प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई मानव समुदाय रह रहा है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है प्रकृति से, पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन हाँ, अनेकों संभावनाओं में से जो चॉइस ऑफ फ्रीडम है वो वहां देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उनमें जो चॉइस ऑफ फ्रीडम है वो देखने को हमें मिलती है। मनुष्य इन उपलब्ध प्रकृति प्रदत्त सीमाओं और संभावनाओं में से अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार किन्हीं विशिष्ट संभावनाओं का चुनाव कर अपनी परंपरागत जीवन शैली के अनुसार इनसे प्रतिक्रिया एवं समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि मनुष्य केवल और केवल समायोजन तक सीमित नहीं है। केवल और केवल समायोजन तक आप मनुष्य और उसकी क्षमताओं को सीमित नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि जो संभावनाएं प्रकृति उपलब्ध करवाती है उसमें मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार चुनाव की स्वतंत्रता रखता है और चुनाव करता है। ठीक है, और अपनी जो परंपरागत जीवन शैली के अनुसार प्रतिक्रिया और समायोजन। ये जो परंपरागत जीवन शैली जिसके लिए शब्द यूज किया था जेंडर डिवाइड, ठीक है, ये परंपरागत जीवन शैली एक तरह से किसी जो मानवीय समाज है उसके सभ्यता विकास के स्तर से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक, मानव का जहां प्रवाहित जल, कटाव युक्त मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि भौगोलिक परिवेश के कुछ तत्वों पर नियंत्रण नहीं होता, ये वो है जो लिमिट्स के एरिया है। ये वो हैं जो एनवायरमेंटल जो लिमिट्स हैं, जो हमारा चारों तरफ का वातावरण जो सीमाएं प्रस्तुत करता है वो सीमाएं हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन सीमाओं के बाद भी अनेकों संभावनाएं भी हैं, और वो कहते हैं फिर भी कुछ अन्य ऐसे तत्व भी हैं जिन पर वह नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, जैसे भिन्न भिन्न सभ्यताओं एवं किसी एक सभ्यता में भिन्न भिन्न कालों में विशेष प्रकार के फसलों का प्रादुर्भाव। अब ये जो बहुत तरह की नई नई क्रॉप्स जो आती हैं, ठीक है,
तो वो जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर हम ह्यूमन एफर्ट्स जो है उनको क्लियरली देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग क्रॉप्स का आना इस बात को इंडिकेट करता है कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में उसकी जो संभावित दशाएं हैं उसका लाभ उठाता है और उसके अनुसार वो अपनी कृषि जो है उसकी प्रकृति में बदलाव ला सकता है। ठीक है। आज मनुष्य ने इन फसलों की उपज और उपज क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार प्राप्त किया। बहुत सारे क्षेत्र जो आप ये मानते थे कि प्रकृति ने इनको आपको फसल उगाने के लिए नहीं दिया है, आज आपने उनको मॉडिफाई करके और उनको हल के नीचे ले आए हो। ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमने किए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए हैं जिनसे हम ये जो प्राकृतिक फसलें हैं इनमें कई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस तक करते हैं और उनको करने के साथ साथ हम फसलों की उपज जो है उसकी दशा को भी बदल रहे हैं और हम उपज क्षेत्र जो है उनको भी बदलकर उनमें काफी विस्तार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये काम प्रकृति द्वारा नहीं किया जा रहा, ये किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य पूर्व में प्रतिकूल प्रदेशों जो हुआ करते थे, ठीक है, के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में कृषि कर रहा है जो पहले नहीं करता था। ठीक है। जहां पहले मनुष्य खेती करने में सक्षम भी शायद नहीं होगा उस दर दिन टेक्नोलॉजी के साथ, जो उस समय के तकनीकी विकास का स्तर था उसके साथ। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विकास आगे बढ़ा है, मनुष्य ने नए नए क्षेत्रों को एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट किया और बहुत तरह के मॉडिफिकेशन किए हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स में, क्रॉप यील्ड में। ठीक है। तो उन सब को जब हम देखते हैं तो हमें मनुष्य का हस्तक्षेप स्वीकार करना होता है, हम उसमें मनुष्य के हस्तक्षेप को नकार नहीं सकते। तो ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट होता है, इस मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर जैसे जैसे सभ्यता विकास में मनुष्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अपने आसपास के वातावरण में प्रदत्त दशाओं के अंदर परिवर्तन में लाने में जो सक्षमता दिखाता है, उसका ही परिणाम है कि हमें कहीं न कहीं मानव और उसकी संस्कृति को तरजीह देना अब महत्वपूर्ण हो जाता है और अब हम उसको इग्नोर करने की स्थिति में नहीं होते। ठीक है। जबकि पूरे के पूरे पर्यावरणीय निश्चयवाद के काल में ये देखा गया कि इस चीज को कोई महत्व नहीं दिया गया। हर एक जो मानवीय विकास या उसके द्वारा उसके लिए उठाए गए कदम थे, उनको यही माना गया कि ये एक तरह से प्रकृति का आदेश है, या यूं कहें कि ये सराउंडिंग जो है ये कंपेल कर रही है कि हम इस तरह से सराउंडिंग के साथ में एडजस्टमेंट करें। कहीं भी ह्यूमन एजेंसीज की उसकी जो क्रियाशीलता है उसको कहीं पर भी महत्व नहीं दिया गया था। अब हम देखें इसके अंदर जब हम आगे बात करते हैं तो देखिए लाप्लास के अनुसार जो परंपरागत जीवन शैली है उससे तात्पर्य ये है कि भाई किसी भी क्षेत्र में कोई सामाजिक समूह है उसका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है। उसके कस्टम, उसका ट्रेडिशंस, उसका उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसकी सोशल वैल्यूज कैसी हैं। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मिलकर बनाती है जीवन शैली। ठीक है। और जो कि किसी निश्चित पर्यावरणीय परिवेश में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि हम जिस रूप में हमारी जीवन शैली को ढालते हैं उसमें हम हमारी सराउंडिंग में रहते हुए हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास सदैव करते हैं। ठीक है। तो लाब्लास का मानना था कि किसी भी सामाजिक समूह के द्वारा बनाए गए सामाजिक तंत्र का संबंध उन प्राविधिकियों या से घनिष्ठ होता है जिनका विकास पर्यावरणीय परिवेश के साथ समायोजन और इसके विकास हेतु मनुष्य करता है। तो यहाँ पर उसने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य समायोजन तक सीमित नहीं है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण के साथ, भौतिक वातावरण के साथ समायोजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक वो एक सक्रिय कारक के रूप में
काम करता है, तो वो केवल और केवल समायोजन तक सीमित ना होकर वो अपने आसपास के वातावरण के विकास के लिए भी काम करता है। उसमें वो अपने सहूलियत के लिए उसको भी काफी हद तक मॉडिफाई करता है। और ब्लाश ये मानता है कि किसी भी प्रदेश में जो जीवन शैली का प्रदर्शन है वो वहाँ की दृश्य भूमि में परिलक्षित आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहचान से संबंधित। क्योंकि जो जीवन शैली है वो बेसिकली जो लाइफस्टाइल है वही आदमी के क्रियाकलाप, मानवीय समूहों के क्रियाकलापों को निर्धारित करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज को निर्धारित करती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वही तय करती है कि किसी भी फिजिकल लैंडस्केप के ऊपर ह्यूमन सोसाइटी किस तरह के कल्चरल इम्प्रिंट्स वहां पर बनाएगी, है ना। और अल्टीमेटली हम उसका जो हम एग्रीगेट रूप देखते हैं वो देखते हैं हम कल्चरल लैंडस्केप के रूप में, ठीक है। और ये जीवन शैली ही है, और जीवन शैली के अंतर्गत हमारी मानवीय क्रियाएं ही है जो ये तय करती है कि भौतिक स्वरूप के ऊपर किस तरह के सांस्कृतिक छाप जो है उसके हस्ताक्षर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि सांस्कृतिक दृश्य भूमि का विकास हो। लवलाश ने भौगोलिक परिवेश द्वारा प्रदत्त संभावनाओं के बारे में बताते हुए यह माना कि भौतिक परिवेश अक्रिय है। अब देखिए यहाँ पूरी तरह से यू टर्न है। पहले प्राकृतिक परिवेश जो है उसमें मनुष्य को पूरी तरह से अक्रिय बताने की कोशिश की गई, है ना। और ये कह रहा है कि मनुष्य एक क्रियाशील कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित संभावनाओं का चुनाव करने में स्वतंत्र, ठीक है। लवलाश के अनुसार प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्य, क्योंकि दो अलग अलग तरह के दृश्य होते हैं, आप जानते हो। जब हम टर्म यूज करते हैं ज्योग्राफिकल लैंडस्केप, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप का मतलब हिंदी में हम कहते हैं भौगोलिक दृश्य भूमि। भौगोलिक दृश्य भूमि दो चीजों से मिलकर बनती है, नंबर वन फिजिकल लैंडस्केप और नंबर टू कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। तो जो फिजिकल लैंडस्केप है वो एक तरह से मान लीजिए कि ये पर्यावरण प्रदत्त दृश्य भूमि है, और जो कल्चरल लैंडस्केप है दैट इज मेड अप बाय ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समुदाय है वो उसको तैयार करता है। किसी भी भौतिक पर्यावरण के भीतर जब कोई मानवीय समुदाय अंतरक्रिया करता है तो निश्चित रूप से वो सांस्कृतिक दृश्य भूमि का विकास करता है, ठीक है। तो लाब्लाश के अनुसार प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करना तर्कसंगत नहीं है कि आप फिजिकल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप में आप कोई वाटर टाइट उसको उसमें कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते, आप उसको एकदम से अलग अलग करके नहीं देख सकते, बल्कि इन्हें संयुक्त एवं अविभाज्य रूप में देखना चाहिए। और जब आप इसको संयुक्त और अविभाज्य देखते हो तो निश्चित रूप से आपको मानव समूह के द्वारा अपने आसपास के वातावरण में किए गए आमूलचूल परिवर्तनों में मानव की क्रियाशीलता को महत्व देना होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रदेश में मानव की उपस्थिति के कारण प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इन परिवर्तनों की जो कोटि है वो उन प्रदेश में रहने वाले जो मानवीय समुदाय हैं, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करती है। जहां पर जो ह्यूमन सोसाइटी जितनी ज्यादा एडवांस होगी, वहाँ जहाँ टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांस होगा, वहाँ पर हमें ये परिवर्तन ज़्यादा उच्च कोटि के मिलेंगे। वहाँ पर जो डिग्री ऑफ चेंज है वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा। इसीलिए वो जनरेटिवाई की बात करता है, क्योंकि उसके जनरेटिवाई से उसका तात्पर्य इसी जीवन शैली से है। और जीवन शैली की भिन्नता हमें प्रदेश दर प्रदेश देखने को मिलती है। प्रत्येक प्रदेश में मानवीय समुदाय कुछ विशिष्टताएं रखता है और विशिष्ट प्रकार से ही प्रचलित प्राकृतिक दशाओं से समायोजन करता है, ठीक है। एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैव सम सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, और वही कारण है कि देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप वी कैन फाइंड इन दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है।
और इस समायोजन के अध्ययन से प्रदेश में शताब्दियों के विकास को आकलित किया जा सकता है। ये जो लाब्लाश की जो प्रादेशिक अध्ययन की पद्धति है उसको भी शो करता है। ठीक है, कि जिस तरह लाब्लाश रीजनल अप्रोच के साथ छोटे छोटे प्रदेश जिनको हम पेज कहते हैं, है ना, जिसके लिए लाब्लाश ने शब्द यूज किया था पेज। जब हम पेज के अध्ययन की बात करते हैं तो उसने दो बातें कही यहाँ पर। एक, कि हमें जब किसी भी प्रदेश में अध्ययन करना हो तो हमें सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण को अलग अलग करके उसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी भी प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हमें हमें फिजिकल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप को अलग करके नहीं देखना चाहिए। और दूसरा उसने ये कहा कि जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं तो हमें हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें ऐतिहासिक उपागम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अतः प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग करके अध्ययन करना संभव नहीं हो सकता। और किसी भी प्रदेश में मानव और प्रकृति के बीच स्थापित ऐतिहासिक संबंधों के फलस्वरूप ही इस प्रादेशिक इकाई का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके इस प्रादेशिक अध्ययन के लिए जो ऐतिहासिक उपागम है, इसमें ये साफ दिखाई देता है कि किस तरह से कालांतर में, और यूं कहें कि कालांतर से लेकर आज तक किसी निश्चित प्रदेश में जो मानव समुदाय रहता है, निवास करता है, वो किस प्रकार से अपने वातावरण को आकार देता है। ठीक है, तो यहाँ हमें बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज दिखाई देती है कि लाब्लाश जो कि एक जो रीजनल ज्योग्राफी के में अच्छी दखल रखते हैं और वो रीजनल अप्रोच के साथ में ज्योग्राफी में अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। इवन फ्रेंच स्कूल में आज भी छोटे छोटे प्रदेशों के अध्ययन को प्रबलता से रखा जाता है। आज भी फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें बहुत सारे शोध यदि आप उठा के देखोगे तो उसमें छोटे छोटे प्रदेशों के भौगोलिक अध्ययन को लेकर और काम करने वाले स्कॉलर्स आपको बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। इस रीजनल अप्रोच में जब वो ये कहता है कि किसी भी छोटे रीजन, जिसको उसने पेस कहा, उसने कहा जब आप किसी भी छोटे रीजन में जब आप मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को देखते हैं तो आपको हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो अपनानी चाहिए। और जब आप उस हिस्टोरिकल अप्रोच को लेके, जब उस ऐतिहासिक उपागम को लेके जब आप मानव और पर्यावरण की अंतरक्रिया को देखते हैं तो आप धीरे धीरे इस बात का उद्घाटन करेंगे कि किस प्रकार से इस पूरी की पूरी ऐतिहासिक यात्रा में मानव अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हुए उसमें इच्छित परिवर्तनों की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए लाप्लास के अनुसार कोई भौगोलिक अध्ययन जो है उसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की किसी विशिष्ट धरातलीय इकाई, है ना, छोटे छोटे प्रदेश जिसको पेज कहा, पर दृश्यों की आपसी अन्योन्य क्रिया। अभी दृश्य कौन से हैं? ये दृश्य हैं फिजिकल लैंडस्केप एंड कल्चरल लैंडस्केप। सो वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, तो आपसी जो दृश्यों की आपसी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात हमें, यदि हम पर्यावरणीय निश्चयवादियों के उपागम को देखते हैं तो वो इसको केवल एक धारा में देखते हैं और वो है भौतिक जो वातावरण है उसका संस्कृति या यूं कहें कि मानव के ऊपर प्रभाव। ठीक है, जबकि जब हम अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको उसको टू वे देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो प्राकृतिक वातावरण है वो कुछ सीमा तक मनुष्य के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, अर्थात प्रकृति कुछ सीमाएं स्थापित करती है। उसके साथ साथ वहां पर प्रकृति अनेकों अवसर प्रदान करती है। उन अवसरों में से जो फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन के हिसाब से वहाँ का समाज जिस तरह के चॉइसेस को लेकर आगे बढ़ता है तो वो किस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, भौतिक पर्यावरण के साथ में समायोजन के साथ साथ उसको स्वरूपित भी करता है। ठीक है, लाब्लाश ने भूगोल के अंतर्गत भौतिक
विश्व, प्रकृति या भौगोलिक परिवेश के अध्ययन तथा मानव के अध्ययन दोनों को अनिवार्य माना, और उसका मानना था कि भूतल पर पार्थिव अंतः संबंध के रूप में पाए जाने वाले भौतिक और मानवीय तत्वों को स्वतंत्र मानकर इनकी सही व्याख्या संभव नहीं है। जहां भौगोलिक परिवेश विविध स्तरीय संभावनाओं की ओर मानव को आकृष्ट करता है ना, ठीक है, बहुत सारी संभावनाएं भौतिक परिवेश देता है, और वही मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार चुनाव की स्वतंत्रता रखता है। मानव भूमि पर आवास के द्वारा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव भूमि पर आवास के द्वारा अपने प्रदेश को स्वरूपित करता है। ठीक है, तो जिस तरह से मानव समुदाय एक भौतिक पर्यावरण को ऑक्यूपाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको आवास के रूप में बदलता है, उस पर कल्चरल लैंडस्केप के स्केचेस तैयार करता है, ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आसपास के वातावरण को स्वरूपित करता है। दैट मीन्स मैन इज कैपेबल टू मेक चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ऐसे स्वरूपों के विकास को समझने के लिए तात्कालिक परिस्थितियों के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है, कि आप यदि इन परिवर्तनों को, आप यदि मनुष्य के इस हस्तक्षेप को बेहतरी से समझना चाहते हो, तो आपको हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, ऐतिहासिक उपागम के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अतः लाप्लास ने लुसियन फाब्रे के मत का समर्थन किया, जिसने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। तो उसके द्वारा दी गई जो धारा है, उसको प्रबलता से एक चिंतन फलक के रूप में स्थापित करता है लाप्लास, एक पैराडाइम के रूप में स्थापित करता है लाप्लास। मानव भूगोल के जो सिद्धांत उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में स्वीकारा कि भौगोलिक परिवेश के कुछ तत्वों पर मानव का नियंत्रण नहीं होता, और उनको कहा लिमिट्स, वो थी लिमिट्स, और कुछ पर उसका नियंत्रण स्पष्ट देखा जा सकता है, ठीक है। अतः मानव एक क्रियाशील प्राणी है, ठीक है, वो अपने आसपास के वातावरण में रुचिपूर्ण और इच्छित परिवर्तन लाने में सक्षम, ठीक है। और यही विद्वान है जो संभववाद को स्थापित करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से बहुत गहराई के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ, उदाहरणों के साथ लाप्लास जो है वो संभववाद की जो चिंतन धारा है, जो पॉसिबिलिज्म का पैराडाइम है, उसको एक तरह से ये मान लीजिए कि स्थापित करने में सक्षम, ठीक है। अब उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब इस पैराडाइम को पॉपुलराइज करते हैं और उसको फैलाते हैं। उसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच स्कूल से, एंड दैट इज जीन ब्रूस, ठीक है। शिष्य थे लाप्लास के, और इन्होंने नीतिवाद की आलोचना करते हुए संभववाद का समर्थन किया। ब्रूस का मानना था कि मानव पृथ्वी तल पर निवास करता है और अपने परिवेश में रहकर काम करता है, परंतु इसके अब ये कभी नहीं समझना चाहिए हमें कि वह भौगोलिक परिवेश का दास। मनुष्य निश्चित रूप से वातावरण के भीतर रहकर काम करता है, वातावरण के द्वारा प्रदत्त संभावनाओं के साथ काम करता है, लेकिन ये समझ लेना कि मनुष्य वातावरण का दास है, प्रकृति का दास है, ये सही नहीं है। और उन्होंने माना कि मनुष्य के कार्य कुछ सीमाओं तक बंधे हुए हैं, ये ठीक उसी परिपाटी पे चल रहे हैं जिस परिपाटी पे लाप्लास थे, ठीक है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी क्रियाएं पूर्ण रूप से पूर्व नियंत्रित है, ठीक है। अब यदि ह्यूमन एक्शंस जो है वो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, वो यदि पहले से कंट्रोल्ड है, तो फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो प्री डिटरमाइंड होगी, ठीक है। ये कहता है ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को केवल और केवल रिएक्टिव रूप में नहीं देखता है ना, केवल प्रतिक्रियावादी के रूप में नहीं देखता। और यदि ये केवल प्रतिक्रियावादी के रूप में नहीं देखेंगे, तो ये इस बात को स्वीकार करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोएक्टिव, है ना। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो प्रोएक्टिव है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपकी त्वचा को आग महसूस हो, ताप महसूस हो,
तभी आप वहां से हाथ हटाओ। ठीक है, आप इस संभावनाओं का आकलन भी कर सकते हो कि यहाँ तक ये आग फैल सकती है, तो आप पहले से वहां से दूरी बना सकते हो। ये एक बहुत कच्चा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो अक्सर हो सकता है कि दूसरे प्राणी उसको उसी रूप में ना कर पाए। ठीक है, तो वो जो प्रोएक्टिवनेस है, हालांकि ये तो एक बहुत बहुत क्रूड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ठीक है, फिर देखिए कि इन्होंने स्वीकारा कि मनुष्य के कार्य कुछ सीमाओं तक बंधे हुए हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूर्ण रूप से पूर्व नियंत्रित है। ठीक है, इसका मानना था कि मनुष्य पूर्णतः अकर्मण्य तभी होता है जब वह निष्प्राण हो जाता है। जब तक मनुष्य जीवित है ना, ठीक है, तब तक वो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। ठीक क्योंकि जो क्रियाशीलता है ना, वो जब आप मनुष्य की बात करते हैं तो वो अन्य प्राणियों की तुलना में बिल्कुल अलग रूप में हमें देखनी चाहिए। हमें मनुष्य को दूसरे जो प्राणी हैं, जो पशु हैं, उनके समकक्ष करके नहीं देखना चाहिए। ब्रून्स ये मानता था कि हमारे चारों ओर वातावरण में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपको ध्यान होगा, ब्रून्स ने प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी दिया, क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और वो यहाँ उसी क्रियाशीलता के सिद्धांत की बात करते हुए कह रहा है कि हमारे वातावरण में कुछ भी स्थायी नहीं है। ठीक है, बल्कि सब कुछ परिवर्तनशील है, और प्रत्येक तत्व या तो घट रहा है या बढ़ रहा है। कुछ भी वास्तविकता में स्थिर नहीं है, सतत परिवर्तनशील है। ठीक है, तो और ये मानव और पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध जो है वो भी स्थिर नहीं है, वो भी परिवर्तनशील है। जीन ब्रूम्स मानता था कि जब आप जनसंख्या की बात करते हैं तो उसका वितरण है, उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो राजनीतिक इकाइयां हैं, ठीक है, या सामाजिक भूगोल के और जितने भी पक्ष हैं, वो किसी भी भौगोलिक प्रदेश के प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, और हम ये सब जानते हैं कि ये तमाम चीजें जो हैं ये मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित है। ठीक है, ये सभी भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन प्रदेश के विस्तृत अध्ययन के लिए जरूरी है। इसका मतलब कि हमें प्रादेशिक अध्ययन में भौतिक के साथ साथ जो सांस्कृतिक पक्ष है उसको भी भारण देना होता है। ठीक है, और भौगोलिक अध्ययन की पद्धति के संदर्भ में ब्रून्स ने जिन सिद्धांतों को प्रबलता से रखा, वो नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसकी बात हमने अभी अभी करी, और दूसरा है अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत। अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत, जब हम अन्योन्य क्रिया ये शब्द यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मानव और पर्यावरण के की अंतर क्रिया की बात कर रहे हैं तो वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, मनुष्य का प्रवेश पर और परिवेश का मनुष्य पर, है ना। ठीक है, हमें अलग अलग स्तर पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है कि केवल और केवल परिवेश, केवल और केवल वातावरण, केवल और केवल प्रकृति ही डिक्टेट करती है और मनुष्य केवल और केवल उसमें सामंजस्य का स्थापित करने की कोशिश करता है। क्रियाशीलता अथवा सक्रियता के सिद्धांत में ब्रून्स ने ये स्पष्ट किया कि भौतिक तथा सांस्कृतिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील, और हम देख रहे हैं जो फिजिकल लैंडस्केप है वो लगातार परिवर्तनशील है। आज जहाँ हिमालय है वहां पहले हिमालय नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअस लगातार परिवर्तनशील। और दूसरी तरफ जो मानवीय समुदाय है, हम उनकी यदि सभ्यता विकास के स्तर को देखें तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, जो सांस्कृतिक दृश्य जो मानवीय समूह बनाते हैं वो भी स्थायी नहीं है, वो भी क्रियाशील है। ठीक है, अतः इसका अध्ययन कालक्रम के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, है ना। बिना आप यदि आप उसमें यदि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर इसको नहीं देखोगे तो शायद आप इसके जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है उसको नहीं समझ पाओगे। किसी भी निश्चित क्षेत्र में मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस समय के साथ आए हैं उसको नहीं समझ पाओगे। और वुंश का ये मानना था कि किसी भी वृहत या लघु इकाई के भौतिक और सांस्कृतिक घटकों के अंतर संबंध को समझने तथा
उनके न्यायपूर्ण विश्लेषण के लिए सक्रियता के सिद्धांत को ध्यान में रखना जरूरी है। आप किसी भी सोसाइटी की का अध्ययन करिए और आप किसी भी सोसाइटी का उसकी सराउंडिंग के साथ उसके रिलेशनशिप का अध्ययन करिए। आपका अध्ययन जो है वो तभी एक 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 एनालिसिस या यूं कहें कि जुडिशियस एनालिसिस के पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा जब आप निश्चित रूप से इन अंतर संबंधों को समझाने के लिए क्रियाशीलता या सक्रियता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को संज्ञान में रखोगे। अन्योन्य क्रिया अथवा अंतर संबंधी सिद्धांत ब्रूस ने लाप्लास से प्राप्त किया था। लाप्लास ने आपको पता होगा कि लाप्लास का जो सिद्धांत आया था उस सिद्धांत के अंदर लाप्लास भी पारस्परिक अंतर क्रिया की बात करता है और अंतर संबंधों की बात करता है। ठीक है। और इन्होंने माना कि भौगोलिक परिघटना जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक दोनों सम्मिलित है ना, भौगोलिक में भौतिक और सांस्कृतिक दोनों सम्मिलित में आपस में बहुत निकट का संबंध होता है तथा प्रदेश के अध्ययन में इनके अनेकों संयोजनों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि भौतिक और मानवीय शक्तियां जो है वो बहुत आपस में बहुत गहरा जुड़ाव रखती है, वो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इसी धारा को फिर एक फ्रेंच विद्वान आगे बढ़ाता है और वो है डिमांजी। ये भी लाप्लास के शिष्य ही हैं और इन्होंने भी माना कि मानव भूगोल मानवीय कार्यों तथा मानव समुदाय के भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का, ठीक है। और इस अध्ययन में हम मानव को एक केवल अक्रिय समायोजनकारी प्राणी के रूप में नहीं देख सकते। डिमांजिया इस बात पर बल देता है कि मानव द्वारा पर्यावरण में संशोधन किए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो बात है कि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में कुछ परिवर्तन ला सकता है, ये मनुष्य की सक्रियता का द्योतक है। ये साफ जाहिर करता है कि मनुष्य जो है वो अन्य प्राणियों की तरह ही वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं करता, बल्कि इसकी समायोजन की परिपाटी है वो अन्यों से अलग है। निश्चयवाद की आलोचना करते हुए इन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मनुष्य ने संचार के साधनों का विकास कर, पाताल तोड़ कुएं खोदकर, नदियों को नियंत्रित करके, मनुष्यों कृषि के में फसलों की नई नस्लों का विकास करके और अन्य मानवीय प्रयासों से अपने परिवेश में परिवर्तन किया। ठीक है। तो यहाँ साफ झलकता है कि मनुष्य जो है वो एक सक्रिय कारक बने रहते हुए अपने आसपास के वातावरण के साथ में लगातार अंतरक्रिया करता है। डिमांजिया ने ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन के शुष्क प्रदेशों में मानवीय प्रयासों की सफलता के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। जिस तरह से पर्यावरणीय निश्चयवादी बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार परिवेश, पर्यावरण, जलवायु ये मनुष्य के रंग रूप, स्वभाव आदि को तय करती है, ठीक उसी प्रकार ये संभववाद के पक्ष में अनेकों उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पैलेस्टाइन और ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स से, जहां पर ये मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों को संभववाद की दृष्टि से समझाने की कोशिश करते हैं। अतः डिमांजिया लाप्लास की भांति संभववादी चिंतन का पक्षधर था। इसके बाद में आगे किरचॉफ आते हैं। किरचॉफ भी इसको समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि भाई मनुष्य को आप मशीन मत मानिए। ठीक है, मनुष्य कोई रोबोट नहीं है कि आपने उसको आपने रिमोट कंट्रोल घुमाया और वो घूम गया। ठीक है, बल्कि मनुष्य जो है वो एक सजीव प्राणी है जिसकी अपनी इच्छा शक्ति है। ठीक है, उसकी ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग देयर ओन चॉइसेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, परंतु किरचॉफ ने अनेकों स्थानों पर मानव पर प्रकृति के प्रभाव को भी स्वीकार किया। तो किरचॉफ का जो काम था उसमें हमें एक सॉफ्ट लाइन दिखाई देती है। किरचॉफ की भांति ब्लैंचार्ड भी एक विद्वान हुए थे जिन्होंने नगरीय भूगोल के विभिन्न पक्षों पर शोध करते हुए अपने लेखन में भौतिक परिवेश पर मानवीय प्रभावों को प्रबलता से समझाने की कोशिश की। बाद में आगे जाकर ये
20वीं शताब्दी जो होती है, ठीक है, उस 20वीं शताब्दी के जो पहले क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में, जब ये चिंतन फलक की शुरुआत होती है, ठीक है, उसके बाद में धीरे 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 वो मैच्योर होता जाता है और आगे जाके हम देखते हैं कि ये चिंतन फलक जो है वो बहुत जल्दी जैसे कार्ल सावर की जो बर्कले स्कूल है ना, वहाँ पे कार्ल सावर उसको काफी प्रमोट करते हैं। ईसा बोमेन जो है वो भी इसको काफी प्रमोट करते हैं। इस तरह अमेरिका में भी इस चिंतन फलक के पक्ष में एक पूरा आंदोलन दिखाई देता है। ईसा बोमेन अपने शुरुआती काल में निश्चयवादी थे, पर्यावरणीय निश्चयवादी थे, लेकिन बाद में उन्होंने मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करने की क्षमता को पर्याप्त धारणा दिया, अर्थात उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हमें देखने को, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं बदल रहा है और अपने साथ साथ विश्व जिसमें वह रह रहा है को भी बदल रहा है। अब मनुष्य विश्व को बदल रहा है, इसका मतलब मनुष्य जो है वो एक सक्रिय और प्रबल परिवर्तनकारी कारक है। इसका मतलब मनुष्य एक सक्रिय और प्रबल परिवर्तनकारी कारक है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकासशील मानव समाज की प्रकृति और इसके स्वरूप को भौतिक परिवेश निश्चित नहीं करता, बल्कि परिवेश तो मानव समाज के विकास पर कुछ अनुबंध डालता है, ठीक है। और इसा बोमेन ने इस बात को स्वीकारा कि जैसे जैसे मानवीय ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं का विकास होता है, जैसे जैसे ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सांस्कृतिक परिवेश के नवीन तत्वों की खोज होती रहती है और पुराने तत्वों को नवीन महत्व प्राप्त होते रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी जो अपने आसपास के वातावरण के साथ में अंतर क्रिया जो होती है, उसमें पर्यावरणीय निर्भरता जो है वो समाप्त, या यूं कहें कि वो कमजोर पड़ती जाती है। और हम ये देखते हैं कि भौतिक पर्यावरण पर मनुष्य की छाप जो है वो महत्व लेती जाती है। ईसा बोमेन इस रिजल्ट पर पहुंचता है, वो निष्कर्ष निकालता है कि मानव एवं परिवेश का संबंध पारस्परिक, ठीक है। जैसे प्राकृतिक निश्चयवादी कहते हैं कि भाई प्रकृति मनुष्य का भाग्य निर्धारण करती है, तो वहाँ यूनिडायरेक्शनल की बात होती है। ये कह रहा नहीं, ये पारस्परिक है। बोमेन ने इस बात का भी समर्थन किया कि वातावरण के भौगोलिक तत्व संकुचित एवं निश्चित है, ठीक है, और मानव अपने प्रयासों से धरातल पर नवीन तत्वों के सृजन की क्षमता रखता है। हालांकि प्रकृति में भी परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। संभववाद की अतिरेकता का समर्थन करते हुए इन्होंने बताया कि अपार क्षमतावान मनुष्य दक्षिण ध्रुव पर भी नगरीय बस्ती का निर्माण कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट उनका कल्चरल डिटर्मिनिज्म को इंगित करता है, ठीक है। अथवा सहारा मरुस्थल में कृत्रिम धरातलीय स्वरूप का निर्माण कर वर्षा को आकर्षित कर सकता है। ये जो स्टेटमेंट है ईसा बोमेन के, ये स्टेटमेंट जो है वो सांस्कृतिक निश्चयवाद को एक तरह से यूं कहें कि यहाँ पर स्थापित करते हैं। और ये धीरे धीरे, जैसे हमने बात की थी, संभववाद की जो शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआत इसकी सॉफ्ट लाइन पे होती है और धीरे 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 उसमें जब अतिरेकता स्थान लेने लगती है, तो ये संभववाद जो है वो सांस्कृतिक निश्चयवाद के निकट आ खड़ा होता है, ठीक है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि शुरुआत में जब हम बात करते हैं संभववाद की, तो शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी हद तक जो प्रकृति प्रदत्त सीमाओं को महत्व मिलता है। धीरे 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 जब हम कल्चरल डिटर्मिनिज्म की तरफ आते हैं, जब सांस्कृतिक निश्चयवाद की बात करते हैं, तो वो सीमाएं गौण होने लगती हैं। वो सीमाएं जो प्रकृति मनुष्य के ऊपर तय करती हैं, वो सीमाएं गौण होने लगती हैं, ठीक है। तो यही एक छोटा सा अंतर है जब हम संभववाद और सांस्कृतिक निश्चयवाद में अंतर स्थापित करने की कोशिश करें, ठीक है। कार्ल सावर की जब हम बात करें तो हमें अच्छी तरह पता है कि ये अमेरिका में ईस्ट कोस्ट पर काम करते थे। 1900
25 में इनका जो मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप का काम आया था, जहाँ से ये बहुत स्थापित हो गए थे भूगोल में। ये भी पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है उसको नकारते हैं और ये कहते हैं कि भूगोल का अध्ययन इस प्रकार होना चाहिए कि लोगों और प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा किस प्रकार समय समय पर वर्तमान दृश्य भूमि की रचना हुई है, ये हमारे अध्ययन का मूल केंद्र। ठीक है, तो कार्ल सावर ने भी अधिकांश अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं की भांति संभववाद का ही समर्थन किया था और उन्होंने जो अपना आर्टिकल था उनका, द एजेंसी ऑफ मैन ऑन द अर्थ, ठीक है, उसमें ये स्पष्ट कहा कि मानव प्रागैतिहासिक काल से ही प्राकृतिक एवं भूतल को परिवर्तित कर रहा है, मनुष्य परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, और मनुष्य प्राकृतिक परिवेश के सहवास में तो रहता है, परंतु वह अपने निरंतर विकसित एवं क्रियाशील प्रवृत्ति तथा सृजन शक्ति द्वारा स्वयं के लिए सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत हद तक स्पष्ट हो रहा है कि कार्ल सावर मनुष्य को एक सक्रिय अभिकर्ता के रूप में देखता है, जो अपने वातावरण के साथ में जब अंतरक्रिया स्थापित करता है तो वो अन्य मान्य जो जीव हैं उनसे अलग तरीके से मानव पर्यावरण संबंधों की स्थापना करता है, जहां मनुष्य का पर्यावरण के ऊपर या उसकी जो सराउंडिंग है उसके ऊपर प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। ठीक है, अब देखिए कार्ल सावर ये कहता है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच सुंदर सामंजस्य को स्वीकारते हुए वो इसे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय बताते हैं। और कार्ल सावर ग्रिफिथ टेलर के नव निश्चयवाद संबंधी चिंतन से प्रभावित थे, इसीलिए उसने अपने स्पष्टीकरण में प्रकृति की सीमाओं को भी स्वीकारा। अतः सावर का चिंतन अधिक व्यवहारिक, गतिशील और तर्क संगत लगता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो संभववाद की अतिरेकता है उसको लेकर वो स्पष्ट है, और वो जो संभववाद की अतिरेकता है वो उसको फेवर नहीं करते। सावर के अनुसार प्रत्येक भूदृश्य में कई तत्व होते हैं जो कि सिर्फ वहां उपस्थित नहीं होते बल्कि एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र भी हो सकते हैं। और भूगोलविद का काम है कि वो इन तत्वों में क्षेत्रीय संबंध की खोज करे। ठीक है, ये भूगोलविद का काम है कि बहुत सारे तरह के जो तत्व वहां पाए जाते हैं उनमें जो क्षेत्रीय संबंध है उसकी खोज करे। और कार्ल सावर का स्पष्ट रूप से मानना था कि भूगोल पृथ्वी के तल पर किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौतिक और सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन। ठीक है, तो ये धारा बेसिक बहुत हद तक जो रिचर्ड हार्टशॉन के काम से मेल खाती है, क्योंकि जो एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कार्ल सावर के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और बाद में उसको उसको ज्यादा विस्तारित रूप से समझाते हुए और उसको विकसित करने का श्रेय वो निश्चित रूप से रिचर्ड हार्टशॉन को जाता है। तो मानव संस्कृति भूदृश्यों में परिवर्तन, सांस्कृतिक भूदृश्यों में परिवर्तन लाता है। कार्ल सावर ने भूदृश्य आकारिकी, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप अथवा सांस्कृतिक इतिहास, कल्चरल हिस्ट्री का उपागम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये उपागम जो है ये बहुत हद तक जो लाब्लाशियन ट्रेडिशन है उससे मेल खाते हैं। कार्ल सावर की दृष्टि मानव और मानवीय क्रियाओं पर केंद्रित थी और उसके अनुसार मानवीय स्वभाव भूगोल की विषय वस्तु का एक अभिन्न अंग है और हम उसको विषय वस्तु से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जो संभववादी ट्रेडिशन है वो आगे जाता है। तो कार्ल आर्टविन सावर के काम के साथ ही हम ये देखते हैं कि ये पूरा जो संभववाद है ये एक तरह से एक पैराडाइम के रूप में बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, और बाद में एक बहुत बड़ा जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं वो कंटिन्यूअस जो है वो संभववाद की दिशा में काम करते हैं
और जैसे जैसे सभ्यता विकास आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमें जो कंट्रीब्यूशंस दिखाई देते हैं ज्योग्राफी में ज्योग्राफर्स के द्वारा, उनमें हमें संभववाद की दृष्टि जो है वो दिखाई देती है। लेकिन इस संभववाद में जो अतिरेकता का पक्ष है ना, अर्थात वो अतिरेकता जो पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति को लेकर दिखाई देती है, वो अतिरेकता संभववाद जब परिपक्व होकर और सांस्कृतिक निश्चयवाद का स्थान ले लेता है तो हमें वो अतिरेकता मनुष्य के संदर्भ में दिखाई देती है। ठीक है, इस के साथ अब हम देखते हैं कि आगे जाकर संभववाद को चुनौती मिली। इसका मतलब कि संभववाद को चुनौती मिली, इसका मतलब संभववाद में कुछ अंतर्निहित कमियां थी जिनको आगे के स्कॉलर्स ने उजागर किया। अब देखिए, जब हम संभववाद की आलोचना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी विद्वान हुए थे, फैब्रे, लबलाश, किर्चॉफ, पालसवर, जितने भी विद्वान हुए थे, ठीक है, इनके द्वारा मानवीय क्रियाओं एवं तत्वों को महत्व देने के साथ साथ किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों तथा परिस्थितियों में प्राकृतिक परिवेश के विशेष प्रभाव को भी स्वीकार करने के कारण संभववाद की आलोचना को बल मिलता है। ठीक है, तो ये बात आती है कि भाई यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई दे रहा है ना, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी जगह इन विद्वानों के लेखन में प्रकृति के प्रबल प्रभाव की झलक मिलती है। ठीक है, तो फ्रांसीसी विद्वान जो फैब्रे ने तो यहाँ तक लिखा है कि कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है बल्कि सभी तरफ संभावनाएं हैं तथा मनुष्य इन संभावनाओं का मालिक है और इनके उपयोग का निर्णायक है। तो यहाँ पे जैसे प्रकृति के लिए पर्यावरण निश्चयवादी कहते हैं कि ये प्रकृति जो है वो मास्टर है। अब यहाँ पर फाबरे कहता है कि नहीं, मनुष्य जो है वो मास्टर है, वो संभावनाओं का मास्टर। ठीक है, दूसरी तरफ इन्होंने ये भी लिखा है कि मानव चाहे जितना भी प्रयास कर ले वह परिवेश के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है, ये एक आलोचना का कारण बनता है संभववाद के अंदर। और हमें संभववाद की लेखनी में जो जो लोग इसके प्रवर्तक थे, उन लोगों की लेखनी में हमें बहुत सारी जगह पर ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ब्रुंश ने भी ये माना कि मनुष्य के शक्ति और साधन बहुत सीमित है और प्रकृति में इसे ऐसी सीमाएं प्रतीत होती है जिन्हें यह पार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फिर एक बार फिर कहीं ना कहीं इंगित करते हैं प्राकृतिक सत्ता की ओर, जबकि वास्तव में संभववाद प्राकृतिक सत्ता को ब्रेक करता है, तोड़ता है उसको, अस्वीकार करता है उसको। ठीक है, अतः ब्रुंस ने माना कि मनुष्य अपने परिवेश में कुछ परिवर्तन कर सकता है परंतु वह उसे दबा नहीं सकता, अर्थात वो उसको डिक्टेट नहीं कर सकता, है ना। और बहुत सारी जगह इनकी राइटिंग में ये भी आता है कि किस तरह से मनुष्य समुदाय प्रकृति को डिक्टेट करता है, उसमें 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 इच्छित परिवर्तन, चाहे गई दिशा में परिवर्तन लाता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये सबसे पहला और सबसे प्रबल क्रिटिसिज्म है पॉसिबिलिज्म का। जो दूसरे क्रिटिसिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि संभववादियों द्वारा मानव की क्षमताओं की अतिरेकता को बहुत प्रबलता से रखा गया था। ठीक है, और ये माना गया है कि भाई ये स्वेच्छाचारी है ना, ये मतलब देयर इज एक्सट्रीम फ्रीडम, है ना। तो ये जो अनंत स्वतंत्रता या अपार स्वतंत्रता की बात की गई है ना, ये स्वीकार नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इनके जहां भी इनके लेखन में अतिरेकता दिखाई देती है वहां पर मनुष्य को अपार स्वतंत्रता का धनी बताते हैं ये लोग। ठीक है, वास्तव में हमें ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और यही अतिरेकता है जो जो संभववाद को सांस्कृतिक निश्चयवाद के समकक्ष खड़ा करती है। संभववादियों में भी इस बात का मतभेद था कि मानव कितना स्वतंत्र और कितना स्वतंत्र है। ठीक है, और दूसरी तरफ प्रकृति की सीमाएं किस हद तक पाई जाती है। तो ये इस
जो लेवल ऑफ कंट्रोल और लेवल ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज जो है वो बड़ी डाइल्यूटेड है ना। तो उन बाउंड्रीज को स्पष्टता में नहीं देखा जा सकता। ओएच के स्पेट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था निकट संभववाद। हमें ये नियर पॉसिबिलिज्म, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, हु गेव दिस, एंड ओएच के स्पेट आल्सो गेव प्रोबेबिलिज्म। ठीक है, ये निकट संभववाद जो है ये प्रोबेबिलिज्म ही है ना। तो पक्ष ओएच के स्टेट ने निकट संभववाद का पक्ष लेते हुए इस बात को स्वीकारा कि प्रकृति द्वारा प्रस्तुत अनेकों संभावना और विकल्पों में से कुछ ही सरलता से उपलब्ध है। कि आपको दिखने में तो बहुत संभावनाएं नजर आती हैं, देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज, बट the society or people are capable to work on few only। जो लोग या वहां का जो सामाजिक समुदाय है वो केवल उनमें से कुछ पर ही कार्य कर सकता है। ठीक है, उन्हीं को वो सरलता से अवसर के रूप में तब्दील कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कुछ संभावनाएं हैं, कुछ विकल्प हैं, ठीक है, जो सरलता से उपलब्ध है, इन्हीं जिन्हें स्पेट जो है वो संज्ञा देता है नियर पॉसिबिलिटीज, निकट संभावना। ठीक है, जिन विकल्पों को मनुष्य आसानी से, सरलता से चुनकर और उनके साथ कार्य कर सकता है, वो है निकट संभावनाएं। तो संभावनाएं बहुत हैं, ठीक है, लेकिन सारी संभावनाएं जो हैं वो मनुष्य के लिए एक बराबर स्तर वाली नहीं है। कुछ संभावनाओं में कार्य करना उसके लिए आसान है और कुछ संभावनाओं के साथ कार्य करना उसके लिए बहुत दुर्लभ है। तो वो जो संभावनाएं जो आसान है, जिनके साथ, जिनके ऊपर सरलता से काम किया जा सकता है, उनको कहा नियर पॉसिबिलिटीज या निकट संभावनाएं। स्पेट ने माना कि मनुष्य सर्वप्रथम इन्हीं संभावनाओं को अपनाता है क्योंकि अन्य विकल्पों की तुलना में यह सस्ती और कम श्रम पर उपलब्ध है, और तभी हम इनको ये कह रहे हैं कि ये सरलता से उपलब्ध है ना। इसीलिए हम इसको ये कह रहे हैं कि ये सरलता से उपलब्ध है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो संभववाद है वो भी आलोचनाओं से परे नहीं है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो संभववाद में भी हम देखते हैं कि वो स्पष्ट नहीं हो पाती है आगे जाकर। तो ऐसे में फिर क्या होगा, एक नया पैराडाइम आएगा भविष्य में। ठीक है, और वो पैराडाइम क्या होगा कि वो इस संभववाद की कमजोरियों पर अटैक करेगा, और इसकी कमजोरियों पर अटैक करके वो इसमें जो कमजोरियां हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स प्रस्तुत करेगा। ठीक है, जिससे जो चीजों को या विषय वस्तु को हम कैसे समझें, कौन से विधि तंत्र के साथ हम उन जो हमारे विषय की विषय वस्तु है उससे संबंधित आयामों पर काम करें, उसमें बदलाव आएगा, तो एक नए चिंतन फलक का प्रादुर्भाव होगा। ठीक है, क्यों हम ये देखते हैं कि ये दोनों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, ये दोनों अतिरेकताओं की तरफ खड़े हैं। ठीक है, एक जो प्रकृति की सत्ता की बात करता है और दूसरा संभववाद जिसमें धीरे धीरे सांस्कृतिक निश्चयवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो दो अतिरेकताएं, तो वो मानव की सत्ता की बात करता है। ठीक है, और आगे चलकर विद्वानों ने माना कि वास्तविकता जो है वो कुछ और है ना। भौतिक पर्यावरण के कठोर नियंत्रण को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और मानव की असीमित स्वच्छंदता वो उनको भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लोगों ने कहा वास्तव में इन दोनों के बीच की कहीं स्थिति है जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और मानव को उसमें से ही कुछ सुविधाएं जुटानी होती है, और मानव चाहे जितना भी तकनीकी विकास कर ले, पर इन सब का आधार भूतल संसाधन ही है।
ठीक है। इन सब का आधार जो है वो भूतल संसाधन ही है। इसलिए हम मानव की अपार जो क्षमता और उसकी अनगिनत जो उसकी छांट की स्वतंत्रता, उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। यह अवश्य देखा जाता है कि मनुष्य आज संसाधनों को स्थानांतरित करके, इनका परिष्करण करके बहुपयोगी वस्तुएं बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है। मूल्य और महत्व को बढ़ाने की क्षमता रखता है। अतः इसे प्रकृति पर विजय के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है वो सही नहीं है, बल्कि प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं के प्रति सहयोग की बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। और आज भी प्रकृति का प्रभाव जो है उसको पूरी तरह से नकार देना संभव नहीं है।